नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान में, जिसमें आज हम पहली बुक का दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, जो कि है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार यह कांग्रेस पार्टी लगातार 3 चुनाव में विजय रही। इसमें पढ़ने से पहले हम कुछ इसे भी देखना चाहिए कि क्या है इस अध्याय में, क्या क्या है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बारे में चर्चा की थी। राष्ट्र निर्माण की चुनौती के तुरंत बाद हमारे सामने और चुनौती लोकतंत्र की थी कि जमीन तैयार करनी थी। राजनीतिक दलों के बीच चुनाव प्रतिस्पर्धा आज़ादी के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम चुनावी राजनीति के पहले दशक की बात पर गौर करेंगे। इस चर्चा में हम निम्नलिखित बातों को समझेंगे कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना कैसे हुई, आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा क्यों रहा और विपक्षी दलों और उनकी नीतियों का उद्भव क्या क्या था। यह रहा पहला दूसरा अध्याय, जो कि है एक दल की प्रभुसत्ता का दौर। इसमें हम शुरू करेंगे लोकतंत्र स्थापना की चुनौती क्या क्या थी। इसमें लिखा है कि हम आपको अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि स्वतंत्र भारत कितनी कठिनाइयों के बाद हुआ था। भारत कितनी कठिनाइयों के बाद आज़ाद हुआ था। अपने देश के सामने शुरुआती सालों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती प्रमुख और एक गंभीर समस्या थी। इसमें आगे बताया गया है, गंभीर चुनौती के बारे में पढ़ चुके हैं। चुनौतियों के निपटने के लिए अन्य देशों के नेताओं ने फैसला किया कि उन्हें अभी लोकतंत्र नहीं अपनाया जा सकता। इन नेताओं ने यह भी कहा था कि एकता हमारी प्राथमिकता है और लोकतंत्र को अपनाने में मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद हुए कई देश, इन कारण अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कई रूप थे। कहीं पर थोड़ी बहुत लोकतंत्र रही, लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था, तो कहीं पर एक दल का शासन कायम हुआ और आगे कहीं कहीं पर सीधे सेना ने सत्ता संभाली, जैसे कि पाकिस्तान। अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की शुरुआत इस वायदे से शुरुआत हुई थी कि जल्दी ही लोकतंत्र की स्थापना कर ली जाएगी। बहरहाल एक अलोकतांत्रिक शासन के जब किसी देश में पाँव गड़ जाते हैं तो उसे वहाँ से हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसमें आगे बताया गया है कि भारत में भी परिस्थितियाँ बहुत अलग थी, लेकिन आज़ाद भारत के नेताओं ने अपनी इन कठिनाइयों का रास्ता चुना। नेताओं ने कई और रास्ता नहीं चुना। वह आश्चर्य की बात है, क्योंकि हमारे स्वतंत्र संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र में थी। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे। वह राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखना चाहते थे। वह चाहते थे कि देश में लोगों का तंत्र हो, न कि किसी एक पार्टी या फिर किसी प्रमुख तबके का। सभी देश में राज करें, सभी को सभी समान उपलब्ध आवश्यकता और विकास करने की बराबरी हो। इसमें आगे बताया गया है, वे राजनीति की समस्या के समाधान का उपयोग मानते थे। वह हर समाज के लिए यह फैसला करना जरूरी होता था कि उनका शासन कैसे चलेगा और किन कायदे कानूनों पर अमल किया जाएगा। चुनने के लिए हमेशा कई नीति वैकल्पिक मौजूद होते हैं। किसी भी समाज में कोई समूह होता है, उसकी आकांक्षाएं अक्सर अलग अलग और एक दूसरे से विपरीत होती है। ऐसे में हम विभिन्न समूहों के हितों के आपसी टकराव से कैसे निपट सकते हैं कि हर पार्टी के अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं। यह पूर्ण रूप से सही नहीं है कि इसका मेल इस पार्टी के साथ हो। इसके नियम अलग होंगे कि मैं स्वतंत्र राष्ट्र में क्या क्या
कार्य करूँगा, इसके अलग होंगे और इसके अलग। तो कभी भी इन सब की नीति एक समान नहीं होती। इसमें आगे बताया गया है कि इस सवाल का जवाब है कि लोकतांत्रिक राजनीति में सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति की दो सबसे जाहिर चीज़ है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों का उद्देश्य जनहित का फैसला करना और उस पर अमल करना होता है। ऐसा होना भी चाहिए। हमारे नेता इस रास्ते को चुनने का फैसला किया था। इसमें आगे बताया गया है कि पिछले साल हमने पढ़ा था कि संविधान कैसे बना। आपको याद होगा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था और 24 नवंबर 1950 को 24 जनवरी 1950 को हमारी इस संविधान सभा ने अपने हस्ताक्षर करके अमल में लाया गया था। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को अमल में लाया गया। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। वह सरकार किसी भी द्वारा चुनी नहीं गई थी, वह लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। वह केवल आज़ादी के बाद संविधान बनने तक उस पर कार्यरत रही थी। उसके बाद जब चुनाव हुए, उसके बाद उन्होंने अपने अपने अलग अलग केंद्रीय मंत्री वगैरह बनाए और उसका आगे शुरुआत की। वक्त का तगाजा था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाएगा। संविधान के नियम तय कर दिए गए थे और अब इन्हीं नियमों का अमल करने पर इन नियमों का अमल करना ज़रूरी था। शुरू में ख्याल था कि हम महज चंद महीनों का है। भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 की जनवरी में हुआ। इसके पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। उम्मीद की जा रही थी कि पहला आम चुनाव 1950 में किया जाएगा, पर उस समय यह हालत नहीं थे कि उस समय किया जाए। इसमें आगे बताया गया कि पहले चुनाव में पाया कि भारत का आकार देखते हुए और स्वतंत्र निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं है। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्र का सीमांकन जरूरी था। फिर मतदाता सूची यानी मत अधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना, जो कि 18 वर्ष के या 18 से ऊपर के हो गए उनकी सूची बनाना, उन्हें अलग लिस्ट में दाखिल करना, सूची बनाना और आवश्यक था। दोनों इन कामों में बहुत सारा समय लगा। मतदान सूची का जब पहला प्रारूप जारी हुआ तो उसमें देखा गया कि जब पहला प्रारूप जारी हुआ तो पता चला कि 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए हैं। इन महिलाओं का नाम अल्लाह की बेटी और फलाह की बीवी के नाम के रूप में दर्ज किया गया। चुनाव आयोग ने ऐसी गलतियों से मानने से इनकार कर दिया। आयोग का फैसला किया गया कि संभव हो तो इन पुनर्लोकन किया जाएगा, इन्हें दोबारा जांच पड़ताल किया जाएगा और ज़रूरी हुआ तो इस गलतियों को हटाया जाएगा। यह अपने आप में हिमालय की चढ़ाई जैसे दुष्कर्म काम था। इतने बड़े पैमाने का काम दुनिया में अब तक नहीं हुआ था। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। इन्होंने 3200 विधायकों और लोकसभा के इन्होंने 489 सांसद चुने थे। इन मतदाताओं का परहेज इन मतदाताओं में महज 15% पढ़े लिखे थे। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशिष्ट पद्धतियों के बारे में भी सोचना था। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण दिया कि किस प्रकार वहाँ पर इन्होंने बूथ बनाने हैं और जनता से वोट गिरवानी है। आगे बताया गया है कि देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीबी और अनपढ़ लोगों की थी। और ऐसे माहौल में यह चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी थी। इस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों तक ही कायम था। उस समय यूरोप के बहुत से देशों में महिलाओं को मत अधिकार प्राप्त हो चुके थे। ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम मताधिकार पर अमल करना जरूरी था। मतदान के बदलते तरीके के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
इससे पहले ये पूरा कर ले कि आगे क्या कहा गया है हुआ। और अपने आप में बड़ा जोखिम भरा हुआ काम था। एक हिंदुस्तानी संपादक ने लिखा कि इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया गया। और आगे बताया गया है कि ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते हुए देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा था कि आने वाला वक्त अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर से विस्मय से लाखों अनपढ़ों और मतदाताओं की बेहूदी नौटंकी देखने को मिलेगी। आगे बताया गया है कि चुनाव को 2 बार स्थगित किया गया। आखिरकार 1951 के अक्टूबर से लेकर 1952 के फरवरी तक चुनाव चले। बहरहाल इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव कहा जाएगा, क्योंकि देश में अधिकतर हिस्सों में 1952 में ही चुनाव कराए गए थे। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लगे थे। चुनाव में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसतन हर एक सीट पर लगभग 4 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़े मैदान में थे। लोगों ने इस चुनाव को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुल मतदाताओं से भी आधे की संख्या में मतदान के एक दिन में डाल दिया था। चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवार ने भी इसे परिणाम को निष्पक्ष रूप से स्वीकार कर लिया। सार्वभौमिक मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि चुनाव में उन सभी आलोचकों के संदेह पर पानी फेर दिया होगा जो सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम और सौदा मान रहे थे। देश के बाहर के पर्यवेक्षकों ने भी हैरान थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि यह बात जहाँ तक मानी जाए कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग में बखूबी अंजाम दिया है। आगे बताया गया है कि 1952 का आम चुनाव दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं था कि लोकतंत्र चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में कराया जाए। यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र अमल में लाया जा सकता है। यह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि पहले चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या क्या कारण थे, उन्हें जनता क्यों पसंद कर रही थी, क्या कारण थे। उससे पहले हम बदलते चुनाव के तरीकों में भी बात करेंगे। इसमें बताया गया है कि इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, ईवीएम का। इसके जरिए मतदाता उम्मीदवारों के बारे में अपनी पसंद जाहिर कर सकते थे। शुरू में इसे दूसरे तरीके से अपनाया गया था। पहले आम चुनाव में फैसला किया गया कि हर एक मतदान केंद्र पर प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी जाएगी और मतपेटी पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होगा। प्रत्येक मतदाता का एक खाली मतपत्र दिया जाएगा जिसे वह अपने पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी में डाल देगा। इस काम के लिए तकरीबन 20 लाख स्टील के बॉक्सों का इस्तेमाल हुआ। पंजाब के एक पीठासीन के पदाधिकारी ने मतपेटियों की तैयारी का ब्यौरा इस तरह से बयान किया है। हर एक मतपेटी के भीतर और बाहरी संदर्भ उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होता था और मतपेटी के बाहर एक तरफ उम्मीदवार का नाम उर्दू, हिंदी और पंजाबी में लिखा गया था। इसके साथ साथ चुनावी क्षेत्र, चुनाव केंद्र और मतदान केंद्र की संख्या भी दर्ज की गई थी। उम्मीदवार के अंकीय ब्यौरे और एक कागजी मोहरबंद पीठासीन पदाधिकारी के दस्तखत के साथ मतपेटी में लगाना था। मतपेटी के ढक्कन को तार के सहारे बांध दिया जाता था और मोहर लगा दी जाती थी। मतपेटी के ढक्कन को तार से बांध दिया जाता था। इसी जगह पर मोहर बंद लगा दी जाती थी कि आगे इसे
खोला न जा सके। यह सारा काम चुनाव की नियमित तारीख से ठीक एक दिन पहले किया जाता था। चुनाव और बाकी ब्यौरे को दर्ज करने के लिए मतपेटी को पहले रस्से, कागज या ईंट के टुकड़े से था रगड़ना पड़ता था। कुल 6 लोगों ने 5 घंटे लगातार काम किया, तब जाकर यह काम पूरा हुआ। इस काम में मेरी 2 बेटियां भी लगी हुई थी। यह सारा काम मेरे घर में ही हुआ था। इसमें आगे बताया गया है कि शुरुआती 2 चुनावों में के बाद तरीके में बदलाव किया गया। अब मत पत्र पर हर उम्मीदवार का नाम अंकित होता था और चुनाव चिन्ह अंकित होता था। मतदाता को मतपत्र पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने मोहर लगानी पड़ती थी। यह तरीका अगले 40 साल तक अमल में लाया गया। 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया और 2004 तक पूरे देश में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। इसमें बताया गया है कि 1952 और 1957 के लोकसभा चुनाव में खाली मतपत्र होते थे। यह 4 उम्मीदवार है, इसमें यह सभी खाली रहते थे मतपत्र, और एक बैलेट पेपर दिया जाता था जिसमें एक मतदाता आता और हर पार्टी के चुनाव चिन्ह उस मतपत्र पर, जो कि बैलेट बॉक्स होता है, उस पर अंकित रहते थे। वह अपने हर किसी भी एक पसंदीदा नेता के वोट डाल सकता था। इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया। अब हर बॉक्स पर कुछ अंकित नहीं होता था, एक कागज़ दिया जाता था इस प्रकार का। इसके सामने उसे मोहर लगानी पड़ती थी और मोहर लगाने के पश्चात उस स्टील के बॉक्स में डालना पड़ता था। हर स्टील का बॉक्स अगला जब प्रयोग में लाया जाता था, जब पहला भर जाता था, उसके पहले यह अमल में नहीं लाया जाता था। इसमें आगे बताया गया है कि ईवीएम का प्रयोग 1990 के दशक में शुरू हुआ। यह चाहते थे कि सफल हो 1990 में, परंतु यह आगे आगे करते करते 2004 में पूरे भारत में अमल में आया और इसका प्रयोग होने लगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थोड़ा सा और है, जो कि है मौलाना अब्दुल कलाम के बारे में। इनका मूल नाम अब्दुल कलाम मोइनुद्दीन अहमद था। ये इस्लाम के विद्वान थे, स्वतंत्र सेनानी और कांग्रेस के नेता। हिंदू मुसलमान एकता के प्रतिपादक थे, विभाजन के विरोधी थे, संविधान सभा में सदस्य थे। यह स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम कल पहले 3 चुनावों में कांग्रेस के दल में रहने के क्या क्या कारण थे, इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।